नमस्कार मित्रों। आज हम रोटी और संसद धूमिल की बहुत ही चर्चित कविता इस पर विचार विमर्श करेंगे। चूंकि धूमिल का नाम सुनते ही हमारे सामने तत्कालीन सारी जो समसामयिक स्थितियां थीं, विशेष रूप से हमारे देश में आज़ादी के बाद 1970 के आसपास की जो समसामयिक तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को लेकर धूमिल ने जो कठोराघात किया है, जो वज्र प्रहार किया है, वह निश्चित रूप से अपने सारे समकालीन कवियों से धूमिल को एक तरह से अलगाता है। धूमिल एक ऐसे विद्रोही कवि या क्रांतिकारी कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं जो अपनी बात को बहुत ही कठोर और बहुत ही सशक्त शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति को अंजाम देते हैं। धूमिल सुदामा पांडे अर्थात एक ऐसा कवि है कि जो तत्कालीन सभी युवाओं के मन में और लेखनी में छाया हुआ था। एक ऐसा कवि कि जो समसामयिक राजनीतिक सारी विसंगतियों को अपनी कलम के द्वारा काव्यबद्ध करता है और जो जो उसे खटकता है, जो जो उसे अखरता है, उस पर तीव्र प्रहार करता है। ये उसकी ख्वाबी है, ये उसकी स्वाभाविकता है और उसी को अंजाम देते हुए धूमिल ने रोटी और संसद नाम की एक कविता लिखी है। इस कविता में मुख्य रूप से बहुत अहम सवाल धूमिल ने हमारे सम्मुख खड़ा किया है और वो ये है कि समाज का जो हर एक स्तर, हर एक वर्ग एक तरह से वित्त के स्तर पर अर्थात फाइनेंस के स्तर पर या कहें कि पैसों के स्तर पर वो विभाजित है। उसका जो विभाजन हुआ है ये लगातार सदियों से चला रहा है। अगर हम देखें तो इतिहास के कुछ पन्नों को अगर हम टटोलते हैं तो एक पक्ष हमारे सम्मुख आता है और वो ये है कि पहले भारत में चातुर्वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन बाद में ये व्यवस्था धीरे धीरे बदलती है और जैसे ही भारत आज़ाद होता है तो आज़ादी के बाद भारत का जो चित्र है वह पुनः एक तरह से ये जो सामाजिक भेद है, इस भेद को नए रूप में हमारे सम्मुख प्रकट करता है। जैसे पहले चातुर्वर्ण व्यवस्था थी तो अब ये व्यवस्था जो है ये कहीं ना कहीं पूंजी के आधार पर व्यवस्था बनी है। पूंजी के आधार पर इस व्यवस्था का निर्माण हुआ है। तो यह व्यवस्था कहीं ना कहीं धूमिल को आखरती है और इसीलिए धूमिल रोटी और संसद इस कविता में बहुत ही प्रतीकात्मक शैली में कठोर प्रहार करता है और कवि बहुत ही मार्मिक ढंग से लिखता है। जो शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण है इस कविता के। कवि लिखता है कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। बहुत ही संक्षेप में और आशय की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही विस्तृत ढंग से धूमिल ने इस कविता में अपनी बातें रखी हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज तो इससे समझ में आती है कि धूमिल की जो अभिव्यक्ति है कम शब्दों में बहुत सशक्तता के साथ कोई बात कहने का जो तरीका है और बहुत ही कठोर प्रहार करने की जो क्षमता है, मुझे लगता है कि वह धूमिल जैसे कवि में ही हो सकती है। धूमिल ने जो काव्य संग्रह लिखे हैं, एक तो संसद से सड़क तक है, दूसरा है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है उनका कल सुनना मुझे। ये तीन काव्य संग्रह ही धूमिल ने अपने जीवन में लिखे, लेकिन ये तीनों के कारण धूमिल अपने समकालीन सभी कवियों में
विशिष्ट नजर आते हैं। प्रस्तुत जो कविता अभी मैंने उद्धृत की है, यह कविता संसद से सड़क तक इस काव्य संग्रह से उद्धृत है। और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें दो प्रतीक अपनाए हैं। एक है रोटी, जो कि आम आदमी को दर्शाती है, और संसद, जो कि आम आदमी का ही प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन जो कहीं ना कहीं एक तरह से अब पूंजीपति के रूप में आगे आगे अपनी छवि को बनाकर प्रस्तुत कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो संघर्ष है, इन दोनों में जो संघर्ष है, संसद जो है ये कहीं ना कहीं आम आदमी का ही प्रतिनिधित्व करती है। जो आम आदमी एक तरह से अपने नेता को चुनकर, वोट के माध्यम से चुनकर संसद में नीतियों के निर्माण के लिए भेजता है, बाद में वही किस तरह से अपनी जीवन यापिका के लिए ही एक तरह से पीड़ित रहता है, प्रताड़ित रहता है। ये सारी जो चीजें हैं कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि ये सारी बातें धूमिल जैसे कवि में ही एक तरह से सशक्तता के साथ व्यक्त करने की जो क्षमता है, ये मात्र सुदामा पांडे में ही देखी जा सकती है। सुदामा पांडे इसलिए क्योंकि धूमिल, ये जो उन्होंने नाम एक स्वयं का रखा है, ये कहीं ना कहीं एक बात इससे स्पष्ट होती है कि धूमिल शब्द का अर्थ होता है कि धुंधला सा, जो कि धुंधला सा है। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास पर और विशेष रूप से कविता के इतिहास पर अगर हम गौर करें तो धूमिल की जो कलम है ये कहीं भी धुंधली सी नजर नहीं आती है। जो भी बात उन्होंने कही है वो दो टूक बात कही है। उनकी जो अभिव्यक्ति है वो दो टूक अभिव्यक्ति है। कुछ भी ऐसे किसी की आड़ में या शब्दों के आडंबर में उन्होंने किसी बात को एक तरह से पहनावा देकर नहीं प्रस्तुत किया है। उन्होंने जो प्रस्तुत किया वह बहुत डंके की चोट प्रस्तुत किया है। मुझे याद आती है मध्यकालीन कवि संत कबीर की, कि जो डंके की चोट अपनी बात कहते थे। ठीक वही बात अनेक सदियों के बाद हिंदी में मुझे लगता है कि अगर किसी कवि में देखी जा सकती है तो वह धूमिल ऐसे कवि हैं कि जो बहुत ही सशक्त ढंग से अपना विरोध दर्शाते हैं, अपनी एक तरह से प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। उनकी प्रतिबद्धता समाज के प्रति है, उनकी ये जो सामाजिकता है ये कहीं ना कहीं आम आदमी के प्रति है, जो सामान्य वर्ग है उसकी पीड़ा के प्रति है। और यही सारी बातें प्रस्तुत इस कविता में उन्होंने प्रस्तुत की है। एक आदमी है कि जो रोटी बेलता है, अर्थात वो परिश्रमी वर्ग है, ये काम करने वाला वर्ग है, जो अपने हाथों से मेहनत करता है और तब जाकर कहीं उसका गुजारा होता है। तब तक उसका गुजारा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका चूल्हा तभी जलेगा कि जब वह दो वक्त की रोटी तभी कमा सकता है कि जब वह दिन भर काम करता है, दिन भर मेहनत करता है, तब जाकर कहीं उसका चूल्हा जलता है। और ऐसा वह वर्ग है कि जो रोटी जो है वह बेलने का काम करता है। इसीलिए धूमिल कह रहे हैं कि एक आदमी है जो रोटी बेलता है, एक आदमी है कि जो रोटी खाता है। यह दूसरा एक ऐसा वर्ग है कि जिसके लिए पहला आदमी रोटी बेलने का काम करता है, अर्थात वह परिश्रमी वर्ग है, परिश्रमी जीव है कि जो एक तरह से मेहनत करके दूसरे के लिए रोटी बना रहा है। तो ये दूसरा जो वर्ग है वह मात्र रोटी खाने का काम कर रहा है। लेकिन सबसे धूमिल को अधिक आपत्ति उस तीसरे वर्ग से है समाज में। वो तीसरा वर्ग कि जो पूंजीपति के रूप में है, और वो तीसरा वर्ग जो है वह न रोटी बेलता है और न रोटी खाता है, वो मात्र रोटी से खेलता है। और ये खेलने वाला जो आदमी है, धूमिल वही सवाल पूछते हैं, पाठकों को सवाल पूछते हैं, मैं पूछता हूं, ये व्यवस्था को सवाल पूछते हैं। जो हमारी सिस्टम है, भारतीय जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था से कहते हैं कि यह तीसरा आदमी कौन है। मेरे देश की संसद मौन है। देश की संसद मौन क्यों है? क्योंकि उन्हें पता है, उन्हें अच्छे से पता है कि यह तीसरा आदमी कौन है। लेकिन बावजूद इसके कि वे उस तीसरे आदमी को लगातार उसने जो नकाब ओढ़ लिया है तीसरे आदमी ने, वह एक तरह से लोगों का हिमायती बना हुआ है, लोगों का हित करने वाला बना हुआ है। लेकिन
उसके द्वारा ऐसा कोई भी प्रयास नहीं हो रहा है, कहीं भी उसके द्वारा इस तरह से कोशिश नहीं हो रही है कि वह एक तरह से लोगों को लोगों के हित की बात करे या लोगों के कल्याण की बात करे। ऐसी कोई भी चीज उसके द्वारा घटित नहीं होती है। तो यह तीसरा आदमी जो है धूमिल की दृष्टि से सबसे खतरनाक है। यह व्यवस्था की दृष्टि से खतरनाक है। व्यवस्था मतलब सामाजिक जो संरचना है, उस सामाजिक संरचना की दृष्टि से यह तीसरा आदमी निहायत ही बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। और इसीलिए हमारे देश की संसद मौन है। वह उसने चुप्पी साध ली है। अब चुप्पी साधने का काम संसद तभी कर सकती है कि जब वो किसी को एक तरह से किसी के नकाब को हटाना नहीं चाहती हैं, वैसे के वैसे ही नकाब में उसे नकाब के आड़े में उसे छिपाए रखना चाहती हैं। तो लगातार आजादी के बाद जो मोहभंग की स्थितियां भारत में निर्माण हुई थी, वही स्थितियां आज भी देखी जा सकती हैं। और धूमिल को लगता है तत्कालीन समय में यह कविता इसलिए भी लिखी गई कि धूमिल जैसे कवि अनेक कवियों का मोहभंग हुआ और जो सपने राजनीति के द्वारा या राजनेताओं ने जो सपने दिखाए थे, जनमानस को जो सपने दिखाए थे कि जब हम आज़ाद नहीं थे तो ऐसे दौर में हम क्या क्या करेंगे, आज़ादी के बाद क्या क्या करेंगे, ये सारे जो सपने आज़ादी के पहले जो दिखाए गए थे, उन सारे सपनों का एक तरह से आज़ादी के बाद एक तरह से मोहभंग हुआ। और यही कारण है कि धूमिल जैसा कवि अपना शोक, अपनी पीड़ा, अपनी अपना आक्रोश, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही चंद शब्दों में उन्हें भरता है और पाठकों के सम्मुख रखता है। तो इस दृष्टि से यह जो कविता है, यह मात्र राजनीतिक समसामयिक स्थितियों पर ही प्रहार नहीं करती है, बल्कि हमारी जो कुल सामाजिक व्यवस्था है उस पर भी प्रहार करती है। इसका कारण यह है कि इतना सारा समाज में घटित होने के बावजूद भी समाज अगर चुप्पी साधे रहता है तो धूमिल को यह भी बात अखरती है। और इसीलिए धूमिल उसके प्रति विरोध दर्शाते हुए कहते हैं कि वह तीसरा आदमी कौन है, मैं पूछता हूं वह तीसरा आदमी कौन है, और मेरे देश की संसद मौन है। तो ये मौन जो है धूमिल की दृष्टि से सबसे खतरनाक चीज है। ये मौन या ये चुप्पी जो समाज ने साधी है या जो संसद में सारी सभी लोगों ने साधी है, वह कहीं ना कहीं सबसे खतरनाक है। इस दृष्टि से इस मौन को लेकर ही धूमिल अपना आक्रोश जताते हैं। ऐसा होने के बावजूद भी जो जहां नीतियां तैयार होती हैं, जहां कानून बनते हैं, वहां कुछ नहीं हो रहा है। जो जनमानस है, उस जनमानस की दृष्टि से, उसके हित की दृष्टि से, उसके कल्याण की दृष्टि से कुछ भी नहीं हो रहा है। और यही सारी बातें धूमिल को बहुत अखरती हैं और इसीलिए इस कविता का उन्होंने लेखन किया है। चाहे जो भी हो, लेकिन ये कुल मिलाकर देखा जाए तो धूमिल की यह कविता जो है निश्चित रूप से सभी पाठकों को एक तरह से सोचने के लिए बाध्य करती है। और बहुत ही सरल शब्दों का, सटीक शब्दों का प्रयोग, बहुत ही कम शब्दों में सशक्त अभिव्यक्ति क्या होती है, यह दर्शाने का प्रयास सुदामा पांडे या धूमिल जैसे सशक्त कवि ने किया है। तो ये निश्चित रूप से एक अपने युग की, अपने समसामयिक युग की यह बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। और धूमिल की उत्कृष्ट रचनाओं में से एक रचना रोटी और संसद है। इसमें भी दो राय नहीं हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद।